चैप्टर 76। अब्रम हैरानी से अपनी बाहों में सो रही लड़की को देख रहा था जो उसी की गोद में बैठी थी। उसे ही टमाटर, मूली और भोला के बैल से कंपेयर कर रही थी। अब्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि नीति उसके बारे में ये सब सोचती है। अब्रम अब उसे घूरकर देख रहा था। तभी वे सकता ही उसे देखते देखते अब्रम के होठों पर स्माइल आ गई। अभी की ये स्माइल अब्रम की सबसे अलग और प्रेशियस लग रही थी, जिसमें उसके अंदर मन में नीति के लिए छुपा उसका प्यार ही झलक रहा था। अब्रम ने झुककर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। फिर उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और टाइगर को कॉल कर उसने कॉल पर कहा, 10 मिनट बाद मुझसे स्टडी रूम में मिलो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और नीति को अपनी बाहों में उठाकर चला गया। अपने रूम में आकर उसने नीति को बेड पर रख दिया और उसे देखते हुए बोला, मासूम टटल। तभी नीति धीमी आवाज में बोली, बागड़ बिल्ला। अब्रम उठकर खड़ा हो गया, इसलिए उसने सिर्फ नीति के हिलते ओठों को ही देखा, पर उसके मुंह से निकले शब्द उसे समझ नहीं आए। इसलिए उसने नीति को देखते हुए सिर हिलाकर कहा, सीली टटर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर यह कहकर वो अपने रूम में चला गया। जैसे ही अब्रम रूम से निकला उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। आंखों में चमक की जगह कठोरता ले ली है। ओठों पर स्माइल ऐसे गायब हुआ जैसे नथुलाल के समोसे। वो अपने एरोगेंस और गुस्से से भरे औरों के साथ स्टडी रूम में पहुंचा तो वहीं टाइगर पहले से ही मौजूद था और उसके आने का इंतजार कर रहा था। अब्रम के एक्सप्रेशन देखकर टाइगर की सांसें उसके गले में ही अटक गई और उसने जल्दी से अपनी नज़र झुका ली। फिर सोचते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, ये बिस्ट को क्या हो गया? आज ऑफिस से जल्दी आ गए और गुस्से में भी लग रहे हैं। क्या कोई बात हुई है? क्या उन्हें पता चल गया सुबह जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ है? टाइगर खुद से ही ये सब सोच रहा था। वही अब्रम उसकी सोच के उलट अपनी चेयर पर बैठते हुए उससे बोला, तुम कॉलेज में उस समय क्या कर रहे थे जब टटर के साथ वो सब हो रहा था? उसकी बात सुनते ही टाइगर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब्रम उससे किस बारे में बात कर रहा है। वो तो हर रोज आते और जाते टाइम नीति से उसके कॉलेज के बारे में पूछता है। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी अब्रम ने उससे फिर कहा, क्या हुआ नहीं पता? तुम वहाँ कर क्या रहे थे? तुम्हारे होने के बावजूद भी टटल के साथ कुछ लड़कों ने मिसबिहेव किया, उसे परेशान किया और तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं। टाइगर सिर झुकाए चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके पास अपनी सफाई कहने के लिए बहुत कुछ था, पर उसके बाद नीति को अब्रम के गुस्से का सामना करना पड़ता, यही सोचकर टाइगर खामोश रहा। पर जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, टाइगर ने अब्रम से कहा, आई एम सॉरी बिस्ट, मुझे भूल हुई है। अब आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। क्वीन को कभी कोई परेशान नहीं करेगा। तभी उसे देखते हुए अब्रम बोला, और जिसने अभी टटर को परेशान किया उसका क्या? टाइगर सिर झुकाए हुए उसकी बात पर बोला, उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी। उसने हमारी क्वीन को परेशान करने की कोशिश की है, उसे इसकी सज़ा मिलेगी बिस्ट। उसके बोलने के तुरंत बाद ही अब्रम तेज आवाज में बोला, तो फिर लेकर आओ उसे और दो उसे सजा। उसकी हिम्मत कैसे हुई टटर को छूने की? ये कहकर वो सोचने लगा। फिर जैसे जैसे नीति ने उसे बताया था उन सब बातों को रिकॉर्ड करते हुए उसकी आंखों के सामने वो मंजर चल पड़ा जब आकाश ने नीति को तंग किया था। उन्हें लम्हों को याद करते हुए अब्रम ने बहुत ही गुस्से में कहा, मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जिसने हाथों से टटर को छुआ है। उसके उन हाथों को तोड़ दो। टाइगर अब्रम से गुस्से को फील कर पा रहा था।
उसके शब्द टाइगर के कानों में अंगारों की तरह पड़ रहे थे। उसके बाद के पूरी होते ही टाइगर ने कहा, विद इन 40 मिनट बीस्ट को आपके सामने होगा। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही अब्रम के ओठों पर कुछ सोचकर डेविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ माया अपने रूम में ही थी। वो कॉल पर किसी से बात कर रही थी कि तभी उसने बात करते हुए कॉल पर कहा, मैम आप वापस कब आएंगी? दूसरी तरफ से वसुंधरा ने कहा, अभी नहीं माया, अभी मेरे वापस आने में बहुत टाइम हो है। उसकी बात सुनते ही माया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर पीच लिया और दांत पीसकर मन में बोली, ये बुढ़िया भी ना, पता नहीं इस उम्र में घर में रहने के बजाय कहाँ कहाँ घूमती रहती है। ये नहीं कि चुपचाप अपने घर में बैठे। अब जब तक ये वापस नहीं आएगी मैं बिस्ट बिल्ला नहीं जा सकती, और उस नीति को फिर उसे कैसे मैं बिस्ट से दूर करूंगी। उस दिन के बाद से तो दोबारा बिस्ट को देखने के लिए तरस गई, पर अभी तक मुझे उसकी एक झलक तक नहीं मिली। मैं बैक टू बैक में नीति पर हमला भी नहीं कर सकता, वरना बिस्ट को मुझ पर शक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। उसकी नज़रों में आना मतलब यमराज को दावत देने जैसा है। कुछ सोचना होगा माया, कुछ सोचना होगा। माया काल पर वसुंधरा से बात करते हुए खुद की ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी काफ़ी देर से उसकी आवाज़ न आने पर वसुंधरा ने उससे कहा, माया हेलो माया, आर यू लिसनिंग टू मी? जब 2-3 बार वसुंधरा ने कॉल पर उसका नाम पुकारा तो माया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। आते हुए उससे बोली, एस मैम, आई एम हेयरिंग यू। ये सुनकर वसुंधरा ने कहा, माया तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। माया जल्दी से बोली, एस मैम बताइए मुझे क्या करना होगा। वसुंधरा बोली, तुम्हें उस नीति का कुछ इंतजाम करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि वो अभ्रम से दूर हो जाए। मैं जानती हूँ माया, इस काम में थोड़ा रिस्क है, पर आज तक मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया है, और जब तक तुम मेरा साथ देती आई हो ये सब मैं अपनी बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। वो लड़की अभ्रम को डिजर्व नहीं करती, उसका और अभ्रम का कोई मैच ही नहीं है। तुमने खुद देखा है ना, कहा वो और कहा, मेरा बेटा अभ्रम कहीं से भी वे दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं क्या? उसकी पूरी बात सुनकर माया जल्दी से बोली, नो मैम, वे दोनों कहीं से भी मेड फॉर ईच अदर नहीं लगते। वसुंधरा की बात सुनकर तो माया की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी, जिसे वो खुद अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वो ऑफर उसे वसुंधरा से मिल रहा था तो भला वो कैसे उसकी बात को रिजेक्ट कर सकती। इसलिए उसने जल्दी से हाँ हाँ कह दिया और वसुंधरा से बोली, डोंट वेरी मैम, आपका काम हो जाएगा। बस आप ये बताइए आप उसके साथ क्या करना चाहती हैं। वही माया की बात सुनकर वसुंधरा के ओठों पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए उससे काल पर बोली, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सुनकर माया मुस्कुराते हुए बोली, मैम मैं समझ गई मुझे क्या करना है, डोंट वेरी, आपका काम हो जाएगा। तो ये सुन वसुंधरा बोली, और तुम भी इस बात से बेफिक्र रहो, तुम्हें इस काम के लिए मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। फिर वसुंधरा से बात कर उसने कॉल कट कर दिया और मिरर से खुद को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए जाकर बेड पर गिर गई और अपने दोनों हाथ फैलाकर छत की सीलिंग को देखते हुए हंसने लगी। फिर माया हंसते हुए बोली, ये दुनिया कैसी है और इसमें रहने वाले लोग वो तो और भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। वसुंधरा सिंह चौहान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इशारों पर ये सब करती हूँ? तुम जो भी कहती हो मैं क्या वो पैसे के लिए करती हूँ? नहीं वसुंधरा नहीं, ये सब मैं अपने बिस्ट के लिए करती हूँ।
बिकॉज ही इज ऑलवेज माइन। बोलते हुए उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर वो बेड से उठकर मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने अक्स को मिरर में देखते हुए बोली, मैं नीति को हर्ट करूंगी और बीस्ट से दूर भी करूंगी। उसने जो कहा वसुंधरा, मैं वो सब करूंगी, पर तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। तुमने अभी माया को जाना ही कहाँ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और तुमने वसुंधरा अभी सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू तुमसे हमेशा छुपा रहेगा। सब करूंगी पर नाम तुम्हारा होगा। अब मुझे किसी का डर नहीं। अब चाहे बिस्ट मुझे पकड़ ही क्यों ना ले, मैं उसके सामने तुम्हारा नाम लूंगा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए माया आगे बोली, जिस तरह चूहे के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे कुत्ता और कुत्ते के पीछे हाथी होता है, उसी तरह से ये गेम भी चल रहा है। किसी को नहीं पता इस गेम का असली खिलाड़ी कौन है। ये बोलकर माया एक बार फिर मुस्कुराई। शाम ढल गई थी और अंधेरा हो गया था। जनवरी का महीना था, इसलिए रात जल्दी हो जाती थी। शाम के करीब 7:30 बजे रहे थे जब एक स्पोर्ट कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी। उस कार में से आकाश और उसके 4 दोस्त बाहर आए। उन सब के हाथ में सिगरेट थी, जिसके वे लोग लंबे लंबे कस ले रहे थे। कार से बाहर आते ही उनके कदम क्लब के अंदर जाने लगे, पर तभी उनके सामने करीब 5 से 6 हट्टे कट्टे बाउंसर आकर खड़े हो गए। अचानक अपने सामने खड़े बाउंसर को देखकर आकाश और उसके दोस्त रुक गए और आकाश एटीट्यूड में उन्हें देखते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? चलो साइड हटो, अपुन यहाँ एंजॉय करने आया है। बोलते हुए आकाश ने एक बाउंसर को अपने सामने से हटाना चाहा, पर वो बाउंसर उससे 1 इंच भी नहीं हिला। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे ढकेलने लगा, पर बाउंसर फिर भी उसे नहीं हिला। ये देखकर आकाश बुरी तरह चिढ़ गया और वो बाउंसर को घूरते हुए गुस्से में बोला, अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरे सामने से हट, नहीं तो तू ऊपर पहुँच जाएगा, वो भी बिना टिकट के। उसके सामने खड़ा बाउंसर उसकी बात पर हंसा और उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो तू मुझे ऊपर पहुँचाएगा? आकाश ने जैसे ही हाँ कहा, उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा और वो पंच पड़ते ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर बाकी के सभी बाउंसर ने उसके दोस्तों को भी एक एक पंच मारा कर उन्हें बेहोश कर दिया। फिर वे सभी बाउंसर आकाश और उसके दोस्तों को उठाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अपनी कार के पास खड़ा समर्थ, जो पूरी तरह नशे में धुत था, पर आकाश और उसके दोस्तों को बाउंसर से उलझते देखकर उसका नशा उतर गया था। समर्थ उन बाउंसरों को पहचानता था कि वे उसके बाउंसर हैं और तभी वो खुद से बोला, ये बीस्ट के बाउंसर आकाश को क्यों लेकर गए? बीस्ट की आकाश से क्या दुश्मनी है? मुझे क्या करना होगा? मुझे इस बारे में सर को बताना होगा। दरअसल समर्थ अतीश की बात सुनकर हट हो गया था, इसलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए वो क्लब आ गया था। उसने क्लब में बैठकर तब तक ड्रिंक की जब तक उसके दिमाग से अतीश, बेला और बिस्ट निकल नहीं गए। पर क्लब के बाहर इस नज़ारे को देखकर उसका पूरा नशा ही उतर गया। समर्थ अपनी कार में बैठा और तेजी से ड्राइव कर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब आकाश को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उस कमरे में इतना अंधेरा फैला हुआ था कि आकाश को खुद का वजूद भी नहीं दिख रहा था। वो डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके सिर के ऊपर वाली लाइट जली और उसके आसपास थोड़ी जगह में रोशनी फैल गई। ये देखकर आकाश गहरी गहरी सांस लेने लगा। अपने घबराहट को समेट कर वो अपनी डरी सहमी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला, कौन है यहाँ? कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
तुम जानते नहीं क्या मैं कौन हूँ। देखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे डैड बहुत पावरफुल हैं। जहाँ एक तरफ आकाश चिल्ला रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अब्रम अपने स्टडी रूम में बैठा था, लाइव फुटेज देख रहा था। अब्रम को आकाश का डरना, चिल्लाना, घबराना उसे सुकून दे रहा था। तभी उसके बगल में खड़ी टाइगर ने उससे कहा, बिस्ट, ये आकाश रावत है। आप जानते हैं ना इसके डैड कौन है? अब्रम ने एक टक आकाश को घूरते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसके डैड कोई भी हो, जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। और फिर उसने तो मेरी टटर को छूने की हिम्मत की है, सजा तो इसे मिलेगी ही। उसकी बात सुनकर टाइगर ने मन में ही कहा, बिस्ट, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे ऑलरेडी कितने सारे दुश्मन हैं, फिर और दुश्मनों को इनवाइट क्यों करना? इसे तो हम बाहर ही सबक सिखा सकते थे, इसे बिल्ला लाने की क्या जरूरत थी? टाइगर अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी अब्रम ने कहा, उसे शो दिखाओ। उसके ये कहते ही आकाश जिस रूम में था उस रूम में एक और लाइट जली और पिंजरे में बैठा ब्लैकी उसे देखा। उसे देखते ही आकाश के होश उड़ गए। उसकी आंखों में मौत का डर दिखने लगा। डर से उसका गला सूख गया था और तभी उसने डरते हुए कहा, ये तो ब्लैक पिंथर है। उसके ये कहते ही ब्लैक, जो अपने पिंजरे में बैठा उसे घूर रहा था, वो जोर से दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही आकाश की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसकी चेहरे के नीचे ढेर सारा पानी दिखने लगा। जहां इस नज़ारे को देखकर अब्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वही टाइगर आकाश को देखते हुए मन में बोला, ये आजकल के लड़के भी ना मर्दानगी दिखाने का इन्हें बहुत शौक है, लड़कियों पर तो अपना जोर जमा लेते हैं। वही ब्लैक पिंथर के सामने आते ही इनकी पैंट गीली हो जाती है। आकाश, तू तो अब गया। बिस्ट के कहर से अब तुझे तेरा बाप ओम रावत भी नहीं बचा सकता। वही अब्रम ने आकाश को देखते हुए ब्लूटूथ पर कनेक्ट जगुआर से कहा, ये इतना स्पेशल नहीं है कि इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, और भी बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं, इस काम को जल्दी खत्म करो। दूसरी तरफ से जगुआर ने ओके बिस्ट कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब्रम उठा और आकाश को एक नज़र देखकर टाइगर से बोला, दूसरे लड़के सुमित को कुछ मत करना, उसने टटर की हेल्प की है, उसे जाने दो, पर उस पर नज़र रखना। टाइगर ने सिर हिलाते हुए ओके बिस्ट कह दिया। अब्रम स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में गया। नियति को अभी भी सोते देखकर अब्रम ने टाइम देखा। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। टाइम देखकर फिर अब्रम नियति को देखते हुए बोला, टटर, तुम रात में क्या भोला के बैल के साथ खेतों में काम करने जाओगी, जो अभी तक सो रही हो? क्या करने वाला है अब्रम आकाश रावत के साथ? क्या समर्थ पता लगा पाएगा बिस्ट और आकाश रावत के बारे में? माया क्या करने का सोच रही है नीति के साथ? जानने के लिए सुनते रहे। नीति हर्ष अब्रम। टाइम देखकर अब्रम नीति को देखते हुए बोला, टटर, तुम रात में क्या भोला के बैल के साथ खेत में काम करने जाओगी, जो अभी तक सो रही हो? ये सुनते ही नीति फुरफुरा कर उठ गई और बैठते हुए बोली, भोला का बैल कहाँ है, कहाँ है? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमा रही थी। वही अब्रम उसे चौंकते हुए देखकर बोला, भोला का बैल यहाँ नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर नीति ने अब्रम की तरफ देखा तो उसे देखते ही उसका मुंह बन गया। फिर मुंह लटका कर पलके झुकाते हुए मन में बोली, भोला का बैल के बारे में इन्हें कैसे पता? क्या ये फिर से मेरे मन की बात सुनने लगे हैं? नीति अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी अब्रम ने उसे बैठे देखकर कहा, टाटा, तुम मुझे क्या समझती हो? ये सुन नीति ने उसे खनकियों से देखते हुए मन में बोली, बागड़ बिल्ला,
वहीं अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा अलार्म नहीं हूँ जो तुम्हें बार बार हर चीज याद करवाता रहूंगा। अभी तुम्हें ये करना है, फिर वो करना है, एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। नीति मुंह फुलाए उसे देखते हुए उसकी बात सुन रही थी। वहीं अब्रम ने एक बार फिर कहा, अपना ध्यान तुम्हें खुद रखना होगा, मैं तुम्हारा केयर टेकर नहीं करूंगा, अंडरस्टूड। नीति ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तभी अब्रम फिर से रूड होते हुए बोला, तो अब तक बैठी क्यों हो, जाओ जाकर अपना खाना खाओ। ये सुनते ही नीति हड़बड़ा कर उठने लगी, पर तभी बेड से उतरते हुए उसका पैर मुड़ गया और उसकी तेज चीख निकल गई। अब्रम जो जाने के लिए मुड़ गया था तो उसकी चीख सुनकर रुक गया और मुड़कर देखा तो नीति झुककर अपना पैर पकड़े दर्द में मुंह बनाए खड़ी हुई थी। ये देखकर अब्रम ने उसे देखते हुए ऐसे सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, टाटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो उसके पास गया और उसे उठाकर वापस से बेड पर बिठा दिया। फिर जैसे ही उसका पैर पकड़ने को हुआ कि तभी नीति ने उसे रोकते जल्दी से कहा, पति पैर नहीं छूते। अब्रम ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोला, व्हाट डू यू मीन? नीति बोली, वो अम्मा कहती हैं पति अपने पत्नी के पैर नहीं छूते, पाप लगता है। अब्रम सीधा होकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, अच्छा, और जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे पैर में ऑइंटमेंट लगाया था तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? नीति उसकी बात सुनते ही उससे नजरें चुराने लगी। उसे नजरें चुराते देखकर अब्रम उसे घूरते हुए बोला, मेरी तरफ देखो टटर। फिर नीति ने उसे उसकी तरफ देखा तो अब्रम आगे बोला, स्पीक टटर। नीति मुंह बनाए उसे अपनी काली आंखों से देखते हुए बोली, वो हम तब आपको अपना पति नहीं मानते थे। अब्रम बीच में बोला, क्यों? जब मैंने तुमसे कहा था हमारी शादी हो चुकी है, फिर उसके बाद भी तुम कैसे इस रिश्ते को मानने में मना कर सकती हो? नीति बोली, हमें कागज पर बना रिश्ता मंजूर नहीं था। हमारी नजरों में शादी वो नहीं होती है जब एक लड़का एक लड़की को सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर उसके साथ 7 फेरे लेकर उसे अपनी अर्धांगिनी बनाता है, तो वो होती है शादी। अब्रम उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। वही नीति अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और तभी उसने आगे कहा, और हमने तो कभी नहीं चाहा था हमारी शादी आपसे हो। हम आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। हम तो आपको पसंद भी नहीं करते। हमें आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नीति बोलने में इतना खो गई कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि अब्रम अब उसे घूर रहा है, और तभी उसने नीति को गुस्से में देखते हुए उसके पैरों को पकड़ लिया और जोर से झटका। वही नीति जो बोल रही थी वो अचानक से चीख पड़ी। उसे अपने पैर तेज दर्द महसूस हुआ। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द में सिसकने लगी। उसका हाथ अपने पैरों को पकड़े हुए तभी अब्रम की ठंडी मगर गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में गई, टाटा मुझे तुम्हारी मर्जी तुम्हारी पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही नीति ने अपनी आंखों को खोला और उसे देखने लगी तो अब्रम उसे देखते हुए आगे बोला, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, पर रहना तुम्हें मेरे साथ ही है। तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती। ये तुम्हारी मेरी जिंदगी में इतना ही जगह है कि मैं तुम्हारा सुकून हूँ। इससे ज्यादा तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रख। नीति की आंखों में दर्द को बर्दाश्त करने से आंसू आ गए थे। उसके होठ सिसकने लगे थे और वो भीगी आंखों से अब्रम को देखे जा रही थी। वही अब्रम अपनी बात कहकर उठ गया और उसे देखते हुए चला गया। दरअसल अब्रम को ये बात बुरी लगी थी कि नीति उसे पसंद नहीं करती, वो उसे अच्छा नहीं लगता। कहीं न कहीं ये बात वो भी जानता था, पर आज जब नीति ने खुद अपने मुंह से उसे सामने ये सब एक्सेप्ट किया तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगा।
अब्रम के जाने के बाद नीति दरवाजे को देखते हुए बोली, हम जानते हैं जिंदगी भर अब हमें यहीं रहना है आपकी कैद में, पर हमें लगता है एक दिन आप खुद ही हमें यहाँ से भेज देंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। भगवान करे वो दिन जल्द आए जब आप हमें अपनी कैद से आज़ादी देंगे। नीति को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि उसकी बातों ने अब्रम को कितना हर्ट किया है। उसे तो जब अब्रम का गुस्सा और जिद्दी दिख रही थी, उसके दिल का हाल नहीं। खुद में ही उलझे हुए नीति ने बेड से नीचे पैर रखा तो उसने अपने पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो जैसे ही अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई तो वो ये देखकर चौंक गई, पर अगले ही पल उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो उलझते हुए बोली, हमारा पैर ठीक हो गया। बागा बिरला के हाथ में तो जादू है, उन्होंने हमारा पैर इतना जल्दी ठीक कर दिया। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी और बार बार अपने पैर को इधर उधर घुमा रही थी। तभी उसे याद आया कि अब्रम उससे क्या कह रहा था और एक बार फिर उसका मुंह लटक गया और वो बेमन से अपने रूम में निकल कर चली गई। वही जगुआर और टाइगर दोनों ही आकाश की खातिरदारी में लगे थे। वो बार बार आकाश को ब्लैकी के पिंजरे के सामने ले जाते और फिर जैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता वो तो उसे पिंजरे से दूर ले आते। ये सिलसिला कम से कम आधे घंटे तक चलता रहा, जहां आकाश की ब्लैकी को देखकर हालत खराब हो गई थी तो वही जगुआर और टाइगर दोनों को हंसी आ रही थी। तब आकाश का चेहरा रोने और चिल्लाने की वजह से लाल पड़ गया था। तभी टाइगर और जगुआर दोनों ने उसकी चेयर को ब्लैकी के पिंजरे से कुछ दूरी पर रख दिया और उसे देखते हुए टाइगर बोला, अब आगे से कभी किसी की रैगिंग नहीं करेगा तू। आकाश जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, अब मैं कभी किसी की रैगिंग नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये मुझे मार डालेगा। बोलते हुए उसने ब्लैकी की तरफ इशारा किया और उसकी बात पर जगुआर हंसते हुए बोला, बेटा ये तो ट्रेलर है, इसी में तेरी हालत खराब हो गई। पिक्चर तो मैं तेरी ब्लैकी के साथ बनाऊंगा। जगुआर और टाइगर दोनों के ही चेहरे पर मास्क लगा था, जिसकी वजह से उनका चेहरा ढका हुआ था और उनकी पहचान आकाश के सामने रिवील नहीं हुई थी। आकाश उसकी बात सुनकर और डर गया था। तभी उसने बेचारगी से दोनों को देखा और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं आज के बाद कभी भी किसी से रैगिंग नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम्हारे बारे में मैं भी किसी से नहीं कहूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी बात सुनकर जगुआर ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहता है, छोड़ दूँ इसे या जाने दूँ? तो टाइगर बोला, पर ऐसे कैसे छोड़ दे? गलती की सजा हर किसी को मिलती है तो इसे भी मिलेगी। ये सुनकर आकाश और डर गया और डरते हुए दोनों को देखने लगा। तभी जगुआर ने कहा, तो ठीक है, फिर दे देते हैं इसे सजा। पर क्या सजा दे? अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ ट्राई की, इस बार क्या ट्राई करें? उसकी बात पर टाइगर ने कहा, पैर कैसा रहेगा? ये सुनकर जगुआर आकाश के पैर देखते हुए बोला, पैर नहीं, इसके पैर तो पहले ही पोलियो जैसे हैं, मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात पर टाइगर ने अपनी एक उंगली गाल पर रखकर सोचते हुए कहा, बात तो सही है तेरी, पर फिर क्या किया जाए इसके साथ? जगुआर आकाश को देखते हुए बोला, इसकी गर्दन कैसी रहेगी? एकदम कड़क आवाज आएगी ना? इतनी देर से दोनों की बात सुन रहा आकाश उनकी बातें सुनकर और ज़्यादा डर गया था।
दोनों की बातें सुनकर अब तक आकाश को भी समझ आ गया था। वे दोनों उसका पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं और तभी उसने जल्दी से कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अगर मेरे पैर तोड़ दोगे तो मैं चलूंगा कैसे? इस बात पर टाइगर हंसते हुए बोला, अबे तुझे पैर की पड़ी है? यहाँ हम तेरी गर्दन तोड़ने की बात सोच रहे हैं। तो सोच जरा, जब तेरी गर्दन टूट जाएगी तो तू जिएगा कैसे? ये सुनकर आकाश का गला सूख गया और वो डर का घुट अपने गले से नीचे उतारते हुए बोला, नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर मुझे छोड़ दो। तो जगवान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख भाई, हम किसी को ऐसे नहीं छोड़ते। अगर तुझे अपने पैर और गर्दन दोनों सलामत चाहिए तो ये हाथ मुझे दे दे, आकाश रावत। ये कहते हुए उसने आकाश का हाथ पकड़ लिया। वही आकाश रोते हुए न में सिर हिला रहा था, पर तभी जगवान ने उसका हाथ तोड़ दिया और आकाश की तेज चीख उस कमरे में गूंज गई। उधर नीति डाइनिंग टेबल पर बैठी अकेले ही खाना खा रही थी। उसे अकेले खाते देखकर आस्था ने उसे टोकते हुए कहा, नीति बेटा, तुम अकेले क्यों खा रही हो? साहब कहाँ है? नीति ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, हमें नहीं पता माँ, हमें भूख लगी है तो हम खा रहे हैं। उसकी बात सुनकर आस्था उसके पास आकर उससे समझाते हुए बोली, नीति बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है, मैंने तुम्हें समझाया था ना, अब साहब का ध्यान तुम्हें रखना है, फिर तुम उनके बिना कैसे खा सकती हो? ये सुनकर नीति को गुस्सा आ गया और वो खाने की बाइट को वापस अपनी प्लेट में रखते हुए आस्था से बोली, माँ, हमें समझ नहीं आता, हर कोई हमें ही क्यों समझाता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सारी बातें सब हमसे ही क्यों कहते हैं, कोई उन्हें कुछ क्यों नहीं समझाता? वो जो हम पर इतना गुस्सा करते रहते हैं, हमारी बात नहीं सुनते और अपनी सुनाते रहते हैं, आप हमें ही उन्हें समझाने के लिए बोलती हो, कभी आप उनसे कुछ क्यों नहीं कहती कि वो हमें भी समझे? आज भी सिर्फ उन्होंने हम पर गुस्सा किया और हमारी नहीं सुनी। ऐसे में हम कैसे उन्हें समझाने की कोशिश करें माँ? हमें समझ नहीं आ रहा माँ, हम क्या करें? आस्था उसके मन की दशा को समझ रही थी। तभी वो उसके पास बैठ गई और उससे बोली, अच्छा मुझे बताओ बेटा, अभी तुम साहब की किस बात से नाराज हो? नीति बोली, एक बात हो तो बताएं ना माँ। और फिर ये कहते हुए उसने अभी की सारी बात उसे बताई। जहाँ तक आस्था को समझ आया, उसे भी यही लग रहा था। नीति का अब्राहम को पसंद न करने वाली बात ही अब्राहम को बुरी लगी थी। यही सोचकर उसके मन में एक विचार आया, जिसे उसने नीति को बताते हुए कहा, बेटा, कभी कभी हम बातों में ऐसी बात भी कह जाते हैं जो हमारे नजरिए में तो सही होती है, पर सामने वाले को अच्छी नहीं लगती और वो बात का बुरा मान जाता है। आस्था की पहली नुमा बात। नीति उसे असमंजस से देखते हुए बोली, हमें समझ नहीं आ रहा माँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आस्था बोली, तुम अभी छोटी हो, इसलिए बातों की गहराई को नहीं समझ पाती, पर जल्दी ही समझ जाओगी। फिलहाल तुम साहब के लिए खाने की प्लेट लगाओ। नीति बोली, पर क्यों? अगर उन्हें भूख लगी होगी तो वो खुद आकर खा लेंगे। आस्था बोली, नहीं बेटा, साहब थोड़े जिद्दी हैं, अगर उन्हें खाना होता तो अब तक आ जाते, इसलिए तुम खुद उनके लिए खाना लेकर जाओ। तुम जाओगी तो शायद खाना खा भी ले साहब। नीति आस्था से ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली
और खाने की प्लेट लगाने लगी। फिर आस्था के कहे अनुसार वो अब्राहम के लिए खाना लेकर अपने रूम में चली गई। वो रूम में आई तो अब्राहम उसे रूम में कहीं नहीं दिखा। उसे न देखकर नीति मुंह बनाकर बोली, अब इतने बड़े भूतिया महल में हम कहाँ ढूंढे उन्हें। ये कहते हुए वो खाने की प्लेट के साथ रूम से निकली और इधर उधर अब्राहम को ढूंढते हुए जाने लगी। रास्ते में उसे जो भी दिखता वो उससे अब्राहम के बारे में पूछती, पर किसी को नहीं पता था कि अब्राहम कहाँ है। एक बार फिर नीति का मुंह लटक गया था। फिर जगुआर और टाइगर को आकाश को सजा देकर आ रहे थे, वो नीति को दिख गए। फिर वो जल्दी से उनके पास गई और उनसे अब्राहम के बारे में पूछने लगी। तभी जगुआर ने कहा, क्वीन बीस्ट इस वक्त कहाँ जाएंगे, वो बिल्ला में ही होंगे। उसकी बात पर नीति बोली, अगर बिल्ला में है तो कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहे। हमने तो पूरा घर देख लिया पर अभी तक वो हमें कहीं नहीं दिख रहे। उसकी बात सुनकर जगुआर और टाइगर दोनों मुस्कुराने लगे और टाइगर मन में बोला, क्वीन आप भी कितनी इनोसेंट हैं। बिल्ला एक का हिस्सा देख कर कह रही हो पूरा बिल्ला देख लिया। वही दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर नीति बोली, उन्हें घूरते हुए बोली, आप दोनों हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा क्यों रहे? हमने क्या कोई जाग सुनाया है जो आप दोनों इतने हंसी आ रही है? टाइगर जल्दी से बोला, नहीं क्वीन आप पर हंसी नहीं आ रही। फिर उसका ध्यान अब्राहम की तरफ करते हुए कहा, आप बीस्ट को ढूंढ रही है ना, वो आपको शायद जिम में मिलेंगे। नीति उसे देखते हुए बोली, वो कहाँ है? तो जगुआर ने उसे जिम का रास्ता बताया। नीति दोनों को थैंक्स बोलकर जिम की तरफ चली गई। टाइगर का अंदाजा सही था, अब्राहम जिम में ही था और उससे गुस्से में लगातार पसीने बहाते जा रहा था। पसीने से उसकी पूरी बॉडी भीग गई थी, उसके बाल भी गीले हो गए थे और माथे पर इधर उधर बिखरे हुए थे। उसके हाथ लगातार पंचिंग बैग को पंच कर रहे थे। अब्राहम ने एक घेड़ी स्लीवलेस की शर्ट पहनी हुई थी जो अब पसीने में भीगी उसके शरीर पर लटक रही थी। उसके कान में बार बार नीति की ही बातें गूंज रही थी। जब उसने ये कहा था, हम आपको पसंद नहीं करते, हमें आप अच्छे नहीं लगते, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। अब्राहम को वाकई नीति की यह बात बुरी लगी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नीति ने वर्कआउट रूम में दस्तक दी। क्या होगा अब्राहम का रिएक्शन? क्या नीति अब्राहम को मना उसे खाना खिला पाएगी? क्यों बुरा लगा है अब्राहम को नीति की बात का? क्या वो उसे पसंद करने लगा है? क्या सच में नीति का कहा सच हो जाएगा और अब्राहम उसे खुद ही छोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे स्टोरी को।